नमस्कार लाल एवं लालियों, स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट में। और स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको डेली सुबह 6:30 बजे दिन की शुरुआत में मिला करेगी, जिससे आप सुबह ही पूरी करंट अफेयर से अपडेट हो जाया करें। और इसकी पीडीएफ जो है आपको बीएससी इंस्टीट्यूट ऐप पर, और इसकी पीडीएफ एक और टेलीग्राम पर जो बीएससी इंस्टीट्यूट का है पर डेली अपलोड हुआ करेगी, जिसमें अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के भी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। अन्य करंट अफेयर्स जो डिटेल है वो भी आप देख पाएंगे, और ये पीडीएफ भी मिल पाएगी जिसमें सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स। देखिए इसका पहला क्वेश्चन, है ग्लोबल एनुअल टू डिकेड क्लाइमेट अपडेट शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? देखिए, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल, विश्व आर्थिक मंच। तो जिसके द्वारा ये जारी की जाती है, ये रिपोर्ट किसके बारे में बताती है? तो जो भविष्यवाणियां हुई हैं मौसम के बारे में, जो भविष्यवाणी मौसम को लेकर हुई है, उनका संश्लेषण करती है ये। जो भविष्यवाणी मौसम को लेकर हुई है उनका संश्लेषण करती है और बताती है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 5 साल में, अगले 5 वर्ष में जो तापमान है, तापमान अपने रिकॉर्ड स्तर पर होगा, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। और जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र होगा, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जो होगा वो होगा आर्कटिक। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र होगा वो आर्कटिक होगा। और इसने बताया 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में जो तापमान होगा वो अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र होगा वो आर्कटिक होगा। और ये जो रिपोर्ट है, ये जो अपडेट है, शीर्षक वाली जो रिपोर्ट है, ये जारी की जाती है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये जारी की जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा ये जारी की जाती है। देखना, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है, वो जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो भविष्यवाणी हुई है मौसम को लेकर उनका संश्लेषण करता है और बताया अगले 5 वर्ष में तापमान अपने रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ जाएगा, रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र होगा आर्कटिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हाल ही में COP28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीयों को शामिल किया गया है, या किन भारतीयों को शामिल किया गया है? COP28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले हम COP के बारे में जानते हैं, फिर आंसर लाते हैं अपन। देखना, COP का मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका फुल फॉर्म है। अब ये शब्द कहां से आया COP? तो देखिए ना इधर,
1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरियो। और ये कहाँ पर है? रियो डी जेनेरियो। ये है ब्राजील में। ठीक है ना? रियो डी, इसकी दो महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं, एक 1994 की और एक 1997 की। 1994 में क्या आया? UNFCCC बना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। और 1997 में क्या हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल आया इसका। क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें बताया, ये बना क्या? जलवायु परिवर्तन को लेकर, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसे रोकने के लिए UNFCCC का गठन किया गया और क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, इसका गठन किया गया। इसमें 192 देशों ने भाग लिया, 192 देश सम्मिलित हैं इसमें। तो ये तो क्योटो प्रोटोकॉल हो। क्योटो शहर कहाँ पर है? जापान में है। तो क्योटो प्रोटोकॉल होगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। और ये हो गया जलवायु परिवर्तन। इसमें जिन देशों ने भाग लिया, जो देश इसमें भाग लिए, जो देशों ने भाग लिया, उन्हें COP कहा गया, इसका जो मुख्यालय है UNFCCC का, ये है बर्लिन, जर्मनी। का गठन हुआ 1994 में। अब इसमें से COP1 जो हुआ वो 1995 में हुआ। COP1 1995 में बर्लिन, जर्मनी में। पिछले साल का देखते हैं COP27, ये हुआ मिस्र में। और COP28 जो होने जा रहा है, COP28 ये होने जा रहा है कहाँ पर? दुबई, UAE। इसमें भारत की तरफ से सलाहकार समिति में, जिसने सलाहकार समिति में भाग लिया, भारत की तरफ से, भारत की ओर से भाग जो लिया, भारत की ओर से 2 व्यक्ति इसमें भाग ले रहे हैं। एक का नाम है मुकेश अंबानी और दूसरे का नाम है सुनीता नारायण। सुनीता नारायण, मुकेश अंबानी के बारे में रिलायंस इंडस्ट्री से संबंधित है, और जो सुनीता नारायण है ये पर्यावरण से संबंधित है। इसलिए आंसर मुकेश अंबानी, सुनीता नारायण, इसलिए आंसर हो जाएगा B और C। तो ये हाल ही में COP28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीयों को या किन भारतीयों को शामिल किया गया? तो मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, इस्माइल कादरी और डेविस डायोप। इनमें से किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो देखना इसमें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, इनकी शुरुआत हुई 2005 से। 2005 में इस पुरस्कार को जाना जाता था मैन बुकर पुरस्कार।
के नाम से जाना जाता था। मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था 2005 में। किसे? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो आज मिलता है, इसे 2005 में मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों को दिया जाता था। यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों को दिया जाता था। और ये प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता था। 2 वर्ष में दिया जाता था। ये तो इसका इतिहास शुरुआत है, 2005 में स्टार्ट हुआ। मैन बुकर पुरस्कार के नाम से यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों को दिया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष में। और ये केवल इसके अंक बताएंगे 2015 से ये शर्त हटा ली गई। 2015 में ये शर्त हटा ली गई और इसके बाद पूरे विश्व के जो साहित्यकार हैं उन्हें दिया जाता था या दिए जाने लगा। 2015 से ये शर्त हटा ली गई और इसके बाद विश्व के सभी साहित्यकार जो है उन्हें दिए जाने लगा। 2019 में इसका नाम हो गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। दो 2019 से इसका नाम हो गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो आज भी दिया जाता है। ये उन साहित्यकार को या उन साहित्य को दिया जाता है जिनका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है। किन साहित्य को दिया जाता है? जिनका अनुवाद कायम हुआ है, अंग्रेजी में हुआ है, उनको दिया जाता है। अब किसको दिया गया तो देखें, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ये कहाँ के हैं? बुल्गारिया के। बुल्गारिया के प्रथम लेखक जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। इनकी जो साहित्यकार है, इनका जो नोवेल है, का जो साहित्य है उसका नाम है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया है एंजेला रोडेल ने। एंजेला रोडेल। एंजेला रोडेल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, टाइम शेल्टर का अंग्रेजी अनुवाद। एंजेला रोडेल ने किया है, इसका टाइम शेल्टर इनका नोवेल का नाम है और लेखक का नाम है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, जो बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं। इन्हें मिला है 2023 का। 2023 का देख रहे हैं, 2022 का मिला है गीतांजलि श्री को। 2022 का गीतांजलि श्री। इनके साहित्य का नाम था रेत की समाधि। रेत की समाधि। रेत की समाधि, इसका अंग्रेजी अनुवाद जो किया था डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। रेत की समाधि का अंग्रेजी अनुवाद। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल ने किया है। 2023 का जॉर्जी गॉस्पोडिनोव बुल्गारिया, गीतांजलि श्री 2022 ये प्रथम भारतीय हैं। प्रथम भारतीय हिंदी साहित्यकार। जिन्हें ये पुरस्कार मिला, ठीक है ना। पहला पुरस्कार मिला था किसको? इस्माइल कादरी को 2005 में, और डेविस डायो इन्हें मिला था 2021 का। तो 2021, 22, 23 और पहला सारे आपके सामने है। 2005 का सबसे पहला इस्माइल कादरी, 2021 का डेविड डायो। प्रथम भारतीय हिंदी साहित्यकार जो हैं वो गीतांजलि श्री हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। इनकी साहित्य का नाम है रेत की समाधि, अंग्रेजी अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने। और 2023 का मिला है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, 2023 का बुल्गारिया प्रथम लेखक, साहित्य का नाम टाइम शेल्टर, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया एंजेला रोडेल ने। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
तो मई 2023 में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ये दिया गया कब? 2023 में 2022 का कौन से नंबर का? चौथा जारी किया गया। इस पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो पहले तो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। पुरस्कार दिया जाता है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 2018 से हुई। शुरुआत 2018 से हुई। होता है तो प्रथम तीन, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे कौन कौन है, कहाँ कहाँ पर है, इन्हें हम देखते हैं। देखिए, प्रथम पुरस्कार जो मिला था वो मिला था महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र को मिला था। सेकंड नंबर पे जो मिला था वो मिला था तमिलनाडु को, थर्ड मिला था यूपी को, और चौथा 2022 का जो 2023 में मिला वो मिला एमपी को, मध्य प्रदेश को। तो आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। शुरुआत इसकी 2018 से हुई, तो 18 का 19 में, 19, 20, 21, 22 इस तरीके से दिया गया। तो महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर यूपी, फिर मध्य प्रदेश। तो आंसर है मध्य प्रदेश। तो ये पुरस्कार दिया जाता है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। आपको कमेंट में बताना है कि इसके मंत्री कौन है। जल शक्ति मंत्रालय जो है इसके मंत्री कौन है, इसको कमेंट में आंसर देना है आपको। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? भोपाल, जयपुर, नई दिल्ली, बेंगलुरु। देखना, इसके बारे में बताते हैं। 43वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन किया। अब इस उद्घाटन में हमें क्या ध्यान रखना है कि इसकी थीम क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय है उसका मुख्यालय कहाँ है, और इसका शुभंकर क्या है। इसकी जो थीम थी वो थी संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण। ये इसकी थीम है। संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण इसकी थीम है। और इसका शुभंकर जो है वह चिन्नापट्टनम कला शैली में निर्मित लकड़ी से बनी डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल ये इसका शुभंकर है। ये वो डांसिंग गर्ल है जो कौन सी शैली बनी है? चिन्नापट्टनम कला शैली में बनी है। लकड़ी से बनी डांसिंग गर्ल है जिसे इसमें शुभंकर बनाया गया। और संग्रहालय का एकमात्र वैश्विक संगठन जो है वह पेरिस में, पेरिस फ्रांस, जो 1946 में बना। 1946 में बना। और इस संगठन का जो नाम है वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एकमात्र वैश्विक संगठन संग्रहालय का कौन सा? प्लेटिनम, जो 1946 में बना और जो कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। ठीक है ना। थीम है संग्रहालय, संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण। और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये कहाँ पर किया? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। एक क्वेश्चन का और ध्यान रखना, भोपाल में भी एक संग्रहालय है। यहां पर है राष्ट्रीय इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। बहुत बार पेपर में आया ये क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है कहाँ पर है? भोपाल में। और इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न किस हड़प्पा स्थल पर शैल चूड़ियां मिली हैं? किस स्थल पर, हड़प्पा स्थल पर शैल चूड़ियां मिली हैं? देखना इधर ध्यान से। तो गुजरात है, गुजरात के कच्छ के रण में जो हड़प्पा शहर है, हड़प्पा के पूर्व शहरी चरण का एक कब्रिस्तान मिला है। एक कब्रिस्तान मिला है। पूर्व शहरी चरण का एक कब्रिस्तान मिला है जो 6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जो पूर्वी शहरी चरण का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। पूर्व शहरी चरण का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जो 5000 साल पुराना है। 5000 साल पुराना है। कहाँ मिला है? गुजरात के कच्छ के रण में। अब कच्छ के रण में एक जगह का नाम है जहां पर ये शैल चूड़ी, इसी कब्रिस्तान में शैल चूड़ियां मिली हैं। तो ये स्थान जो है वो कौन सा है गुजरात के रण में? खटिया। कौन सा है? खटिया। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? खटिया। खटिया वह स्थान है जहां पर शैल चूड़ियां मिली हैं। और वो कहाँ पे मिली है? कब्रिस्तान में मिली है। जो कब्रिस्तान कितने क्षेत्र में फैला है? 6 हेक्टेयर में। जो पूर्वी शहरी चरण, हड़प्पा के पूर्वी शहरी चरण का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खोज हुई है जहां डेयरी उत्पाद के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां डेयरी उत्पाद के साक्ष्य मिले हैं, वह स्थान है कोटडा। क्या स्थान है? कोटडा। कोटडा कहां पड़ता है? ये भी गुजरात में पड़ता है। आपको पता है कि आजादी के बाद हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र, जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल मिले हैं उनकी सबसे ज्यादा खोज हुई है वो कहां पर हुई है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, इसका आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा। धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को की में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के कितने स्थल हैं? भारत के कितने स्थल हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर है 40 स्थल है जो भारत के जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और इन 3 श्रेणियों में रखा गया है। प्राकृतिक स्थल, दूसरा है सांस्कृतिक, और तीसरा है मिश्रित। मिश्रित में आ जाता है प्राकृतिक और सांस्कृतिक। तो प्राकृतिक स्थल है वो है 7, सांस्कृतिक है वो है 32, और मिश्रित है 1, कंचनजंगा सिक्किम। ये है मिश्रित। इन्हें टोटल कितने हो गए? 40। ठीक है ना। और यूनेस्को का मुख्यालय का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है यूनेस्को का। इसमें हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल धौलावीरा है जो इसमें शामिल किया गया है। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? तो जुड़वा राजधानी किस इतिहासकार ने बताई है? तो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहलाती है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा प्लस मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो
ये इसकी जुड़वा राजधानी किसने कहा है इनको जुड़वा राजधानी? इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा है किसने? पिगट ने। पिगट एक इतिहासकार हैं जिन्होंने ये बताया है। सिंधु सभ्यता इसलिए क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास की सभ्यता, इस कारण से इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 किससे संबंधित है? किन देशों के बीच में एक्सरसाइज टाइगर 40 हुई है? भारत बांग्लादेश नौसेना अभ्यास, भारत अमेरिका सेना अभ्यास है ये, बांग्लादेश अमेरिकी नौसेना अभ्यास है, श्रीलंका बांग्लादेश नौसेना अभ्यास है। देखना इसका आंसर है ये हुआ है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में नौसेना अभ्यास है, जो कहां पर हुआ है? ये हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के कहां पर हुआ है? बांग्लादेश में चट्टोग्राम में, चट्टोगांव या चट्टोग्राम में ये अभ्यास होगा, नौसैनिक अभ्यास होगा, जो किस किस के बीच में होगा? बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में होगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच में होने जा रहा है? अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से देश भाग ले रहे हैं इसमें? तो इसमें अब हिंदी से समझ में तो आ रहा है कि इसमें कम से कम भारत तो होगा ही होगा। तो भारत एक, तो दूसरा देश है, अब अल मोहद अल लिख रहा है तो आप जानते हैं मुस्लिम कंट्री होगी, तो उसका नाम है सऊदी अरब। इन दो देशों के बीच में ये होने जा रहा है और अभी तक 2 बार हुआ है। एक बार हुआ था 2021 में और अब हो रहा है 2023 में। फर्स्ट हुआ 2021 में और जो सेकंड होने जा रहा है वो 2023 में। 2021 में जो हुआ था वो हुआ था भारत में और 2023 का हो रहा है वो है जुबैल। जुबैल पड़ता है कहां पर? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में। जब भारत में हुआ था तो भारत की तरफ से कौन से युद्धपोत ने इसमें भाग लिया था? तो INS कोची ने। INS कोची, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस INS कोची को एक नाम से और जाना जाता है, इसे जाना जाता है नेटवर्क का नेटवर्क। नेटवर्क का नेटवर्क। और यहां पूछ सकता है सेकंड जो 2023 हो रहा है इसमें भारत की तरफ से कौन सा युद्धपोत भाग ले रहे हैं? तो भारत के INS सर्कस और सुभद्रा, ये दोनों इसमें भाग लेंगे भारत की तरफ से। ठीक है ना। तो फर्स्ट हुआ 2021 में, सेकंड होगा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गेम्स 2023 किस मंत्रालय या संस्था की पहल है? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किस मंत्रालय या किस संस्था की पहल है? GAINS। तो इसका फुल फॉर्म है GAINS। का फुल फॉर्म बनता है GRSE। E फॉर, A फॉर बनता है त्वरित, एक्सीलरेटेड या त्वरित। I फॉर बनता है इनोवेशन, नवाचार। नवाचार। N फॉर बनता है न्यूट्रिशन, पोषण, योजना, स्कीम। फुल फॉर्म हो गया GINS का GRSE, एक्सीलरेटेड, इनोवेशन, न्यूट्रिंग, स्कीम 2023, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब GRSE क्या है? तो GRSE है ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये जो है ये एक मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है। कहां पर है ये? कोलकाता में है, कोलकाता में है। कहाँ से संबंधित है ये पहल? देखना, जो भी इनोवेटर्स हैं, इनोवेटर्स, इंजीनियर,
और डिजाइनर उन्हें क्या बताया जाएगा इसमें? जो बिल्डर्स होते हैं, शिप बिल्डर्स होते हैं या जो जहाज होते हैं, उनके व्यावसायिक हित क्या क्या होते हैं, उन्हें इस स्कीम के द्वारा, इस पहल के द्वारा उनको समझाया जाएगा। किनको? इनोवेटर्स, इंजीनियर और डिजाइनर को समझाया जाएगा कि वाणिज्यिक हित कौन से होते हैं या व्यावसायिक हित कौन से होते हैं, तो उनको इसके बारे में बताया जाएगा। ये कंपनी है कहाँ की? GRSE, गार्डनर रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। कहाँ की है? कोलकाता की कंपनी है, कोलकाता की मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है ना? इसका आंसर हो जाएगा क्या अपना? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ऑपरेशन ध्वस्त अभियान किसने शुरू किया? देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ध्वस्त अभियान किससे संबंधित है? तो क्या है ऑपरेशन ध्वस्त अभियान? सुनना पहले, देखना। आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग्स तस्कर के बीच के नेटवर्क को खत्म करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। किन किन को? आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग्स तस्करों के बीच का जो नेटवर्क है, जो आपस में मिलकर ये काम करते हैं, ठीक है ना, उसको खत्म करने के लिए या उसको ध्वस्त करने के लिए इस अभियान को चलाया गया है। और इस अभियान को चलाया NIA ने। किसने चलाया? NIA। ठीक है ना। अब NIA का गठन कब हुआ था वो देखना। 2008 में मुंबई हमले हुए थे। मुंबई हमलों में NIA को बनाया गया, ठीक है ना, वहां पर इसकी जांच की गई और 2009 से इसका गठन कर दिया गया। 2009 में गठन किया गया काय का? NIA। NIA से एक और चीज ध्यान रखना, इससे याद आता है कि NSG भी हमारे पास कमांडो है। NSG जिन्हें ब्लैक कैट कहा जाता है क्योंकि ब्लैक ड्रेस में रहते हैं। इसका गठन 1986 में किया गया। कोई ना कोई कारण होता है, उसके बाद इनका गठन किया जाता है। जैसे मुंबई हमले हुए 2008 में, उसके बाद NIA बना दिया जो ऐसी चीज़ों पर निगरानी रखते हैं। तो NSG का गठन 1986 में किया गया, तो इसके पीछे भी कोई कारण होगा। तो इसके पीछे का जो कारण था वो 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो गोल्डन टेम्पल में चलाया गया था। उसके बाद गठन कर दिया गया काय का? 1986 में NSG का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टार प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? स्टार प्रोजेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पे भी इंपॉर्टेंट डालना आप, छपने वाला क्वेश्चन। किससे संबंधित है देखना। पहले तो ये किससे संबंधित है और इसे किसने चालू किया है, दोनों देखते हैं। संबंधित है शिक्षा सुधार से, शिक्षा सुधार से संबंधित है। स्टार प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार से। इसे जो चालू किया है वो शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय प्लस वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसको चालू किया गया है। इसे भारत के 6 राज्यों में चालू किया है। भारत के 6 राज्यों में प्रारंभ। अब ये 6 राज्य कौन से, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत के वे 6 राज्य कौन से हैं देखिए। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरला।
इसमें इसको चालू किया गया है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला में इसको चालू किया गया है। प्रोजेक्ट स्टार या स्टार प्रोजेक्ट को, जो कार्य संबंधित है शिक्षा सुधार से, शिक्षा मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक ने इसको चालू किया है। ठीक है ना। कौन है गारे बारे जोर से? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भूकंप चेतावनी ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है? भारत का पहला राज्य जिसने एक ऐप चालू किया है, कौन सा? भूकंप चेतावनी ऐप लॉन्च। अब जिसने भी चालू किया होगा वह भूकंप भी जानते होंगे, उसने किया होगा। और कैसा ऐप होगा कि भूकंप आने से पहले ये भूकंप के बारे में चेतावनी दे देगा। तो भाई 4 ऑप्शन है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, उसी ने चालू किया। तो आंसर है इसमें उत्तराखंड। उत्तराखंड ने इसे चालू किया है। ठीक है ना। अर्ली वार्निंग ऐप है ये, जो भूकंप अर्थक्वेक के बारे में जानकारी देगा। तो भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। वैश्विक वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व खाद्य कार्यक्रम, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, खाद्य और कृषि संगठन या संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, किसके द्वारा वैश्विक वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स जारी किया जाता है? बहुत पसीना लग जाता है रे भैया पढ़ावे में। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है ना। जिसके द्वारा जारी किया जाता है ने क्या बताया है? उसने विभिन्न देशों में तेल की खपत के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। तेल के ऊपर के इसने आंकड़े जारी किए। तो भारत का है कि भारत में तेल खपत जो वेजिटेबल ऑयल है वो कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? तो नंबर 1 पे आता है पाम ऑयल। नंबर 1 पे जो भारत में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल जो है, जो वनस्पति तेल है, कौन से तेल का सबसे ज़्यादा उपयोग भारत में किया जाता है? तो नंबर 1 पे पाम ऑयल। नंबर 2 पे है, इसे तो आपने सुना ही होगा, सोयाबीन। घरों में देखा होगा सोयाबीन। नंबर 3 पे आ जाता है इसमें सरसों। और नंबर 4 पे आ जाता है, वो आ जाता है सनफ्लावर। इन 4 तेलों का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, जिनमें सबसे ऊपर है पाम ऑयल, सोयाबीन, सरसों, सनफ्लावर। सनफ्लावर के एक और दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला तेल है वो सनफ्लावर है। बाकी ये पूरे भारत के हिसाब से ये आंकड़े या इस इंडेक्स को जारी करने वाला जो संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन है। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर का जो मुख्यालय है वो है रोम। रोम इटली में इसका मुख्यालय है। अगला वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या बताया जाता है? देखो, अभी देशों में जो अचानक से बरसात, अचानक से हवाएं और जो मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, तो ऐसे जो रिस्की क्लाइमेट आ रहा है उसके बारे में ये बताया जाता है कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा रिस्क है, कौन से देश में ये कैसा घट रहा है। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा होगा? भारत का स्थान, अचानक से बरसात, अचानक से हवाएं, अचानक से बिन मौसम बरसात जो होती हैं, ऐसे जो काम हो रहे हैं जिनसे जनहानि भी होती है, ऐसे जोखिम में, जलवायु जोखिम में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान है इसमें 7वां स्थान। भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है इसमें। ठीक है ना। और ये रिपोर्ट या ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच। किसके द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वॉच के द्वारा ये जारी किया जाता है। और जर्मन वॉच का जो हेडक्वार्टर है, वो है वॉन। और वॉन पड़ता है कहाँ पर?
बर्लिन, बॉन, जर्मनी। जर्मनी। और यहीं पे हमने देखा था जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जर्मनी में ही स्थापना की गई है क्या कि UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, इसका मुख्यालय भी कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। किस एजेंडा के थ्रू हुई थी इसकी स्थापना? एजेंडा, किस एजेंडा? एजेंडा 21 के थ्रू। एजेंडा 21 किसने पेश किया था? पृथ्वी सम्मेलन ने। पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसके द्वारा एजेंडा 21 है। और इसके द्वारा 1994 में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए UNFCCC की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर है कहां पर? जर्मनी में। ठीक है ना। कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो देखना क्वाड, क्वाड क्या है? तो क्वाड को एक नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है एशिया का नाटो। क्या कहा जाता है? एशिया का नाटो किसे कहा जाता है? तो क्वाड को कहा जाता है। इस क्वाड को आगे बढ़ाया जाए तो क्वाड्रिक होता है, और क्वाड्रिक का मतलब होता है चतुर्भुज। तो इसे एक नाम से और जाना जाता है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। सुरक्षा संवाद के नाम से भी जाना जाता है। और चतुर्भुज शब्द आया तो इसका मतलब है चार। तो इसमें चार देश सम्मिलित हैं। तो चार के नाम है भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये इसमें सम्मिलित हैं देश, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड कब बना? तो सबसे पहले इसकी अवधारणा आई थी, वो आ जाई थी 2007 में बनाने का विचार आया था। कौन? जापान के पीएम द्वारा। जापान के पीएम ने सबसे पहले इसका विचार दिया था, जिनका नाम था शिंजो आबे। शिंजो आबे। शिंजो आबे ने सबसे पहले विचार दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित नहीं हुआ चीन के दबाव के कारण से। फिर इसके बाद 2017 में गठन हुआ। 2017 में गठन हुआ इसका। तो ये इसका आंसर है। ठीक है ना। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की जो मेजबानी करेगा 2024 का, वो करेगा भारत। भारत, भारत, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। किस देश में 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? किस देश में 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं G7 के बारे में। G7 का गठन हुआ 1995 में। ठीक है ना। 1998 में ये G8 हो गया, और फिर 2014 में ये G7 हो गया। तो जो देश सम्मिलित हुआ था वही देश हट गया। सम्मिलित हुआ तो G8 हुआ, हटा तो G7 हुआ। G7 में कौन कौन से देश हैं वो देखना। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा और अमेरिका। 1 2 3 4 5 6 7 इन देशों ने मिलकर G7 बनाया। ठीक है ना। 1998 में इसमें शामिल हो गया कौन? रूस। तो ये नाम हो गया क्या इसका? G8। रूस के शामिल होने के कारण रूस G8 हो गया। और G7 2014 में रूस इससे बाहर हो गया। रूस बाहर हुआ, कारण क्रीमिया जो था उसका अधिग्रहण किया था रूस ने। तो G7 के जो देश थे वो मना कर रहे थे, पर रूस ने नहीं माना। इस कारण से रूस को बाहर कर दिया गया, और ये दोबारा से G7 हो गया 2014 से। तो अभी ये क्या कहलाता है? G7। ठीक है ना। तो इसका शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जापान। कहाँ पर? जापान में। और जापान के किस शहर में? हिरोशिमा। हिरोशिमा में का आयोजन किया गया। देखना आप,
जापान में G7 की मीटिंग हुई। जापान के किस शहर में हुआ? हिरोशिमा। आपको हिरोशिमा से ध्यान आ रहा होगा, हिरोशिमा पे अमेरिका ने बम गिराए थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, एक तो हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर। नागासाकी पर इस पे गिराया था 6 अगस्त 1945 को, और इस पे गिराए थे 9 अगस्त 1945। इस पे जो बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय बम, और इस पे जो गिराया था उसका नाम था फैट बॉय, फैट बॉय। ठीक है ना। एक चीज का और ध्यान रखना है, इसी मीटिंग में एक समझौता हुआ जिसका नाम है हिरोशिमा समझौता। ये क्वेश्चन बनेगा, हिरोशिमा समझौता किन देशों के बीच में हुआ? हिरोशिमा समझौता, तो ये समझौता हुआ दो देशों के बीच में, जापान प्लस यूनाइटेड किंगडम। इन दो देशों के बीच में हिरोशिमा समझौता हुआ। काय को लेकर हुआ? आर्थिक सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के समझौते को लेकर कि दोनों देश एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे आर्थिक सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हिरोशिमा समझौता, जापान और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना। ये फैटबॉय नहीं, सॉरी फैटमैन है, फैटमैन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूरिज्म पर G20 के वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां शुरू हुई? टूरिज्म पर, पर्यटन पर G20 के वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां शुरू हुई? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। और इसमें देखना G20 में G7 के सभी देश सम्मिलित हैं, G7 के सभी देश सम्मिलित हैं काय में? G20 में। ठीक है ना। G20 संस्कृति कार्य समिति की बैठक का आयोजन कहां किया? तो इसका आंसर है खजुराहो में, खजुराहो MP। तो इसके ये आंसर है। आपने देखा आज की करंट को। ठीक है ना। तो आज की करंट यही समाप्त होती है, और ये आपको करंट सारी PDF BSc इंस्टीट्यूट नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे मिल जाएगी, और ये YouTube चैनल है, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो इस पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, और इसकी PDF जो मिलेगी वो टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है ना। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।